अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होता है कि जब भी मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होती है और कुछ मोशन होता है, तो इसकी वजह से ना करंट इंड्यूस हो जाता है। तो अगर करंट इंड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, अगर मान लो कुछ मोशन वगैरह हो रहा है, उससे करंट इंड्यूस होता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, वो अगर मुझे पता लगाना है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड अगर मुझे पता लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में देखो क्या रहता है, सेम ही तुम्हारा वो कन्वेंशन रहेगा नेमिंग का। एक तुम्हारा थंब रहता है, ये फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर। तो जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, या फोर फिंगर भी बोलते हैं, वो एफ से स्टार्ट होती है। तो वो एफ से फील्ड बताती है। क्लास ज्वाइन कर लो ओमी। हेलो, हाँ ये ओमी से बोल दीजिए क्लास ज्वाइन कर ले। तो एफ से फील्ड हमें पता लगती है फोर फिंगर से। ये जो सेकंड फिंगर है, इसमें सेकंड में देखो ये सी वर्ड आता है, तो इसमें सी अल्फाबेट आ रहा है। तो ये करंट का डायरेक्शन देता है और ये मोशन है तुम्हारा, ठीक है। थंब, थंब में एम आता है ना, तो वो उसमें एम आता है, तो वो मोशन का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे ना काफी इंपॉर्टेंट एक चीज दे रखी है कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कब कब यूज किए जाते हैं, ये तुम्हें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये देख लो, इसको थोड़ा सा ऊपर मैं रख दूं। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड रूल दे रखा है, इसके बाजू में राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में एफ तुम्हारी फील्ड बताती है, ये करंट और मोशन। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल यूज कब होता है, लेफ्ट हैंड रूल यूज तब होता है जब फील्ड भी पहले से एग्जिस्ट करती थी, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट भी चल रहा था। और उससे ना क्या होता है, जिस कंडक्टर में करंट जा रहा था उसमें कुछ मोशन होता है। अगर मोशन होता है तो उस मोशन को पता लगाने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल में क्या रहता है कि पहले से कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी और ना कुछ मोशन होता है। तो वो मोशन कहां से में मिलेगा, थंब से। उससे जो करंट निकल के आता है किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन ये मेरी सेकंड फिंगर बताएगी, ठीक है, सेकंड फिंगर। तो इस केस में राइट हैंड रूल हम यूज करेंगे। फिर अगला ये दे रखा है, इंड्यूसिंग करंट विदाउट मैग्नेट। तो कई बार क्या होता है कि मैग्नेट के बिना भी मैं करंट को इंड्यूस कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो कैसा रहेगा, यहाँ पे ना एक लंबी सी मेरे पास ये नील है, एक लंबी सी मेरे पास नील पड़ी हुई है। मैंने कॉयल 1 और कॉयल 2, इनके यहाँ पे मैंने ये लपेट दिए पूरे कॉइल्स नेल के अराउंड। फिर यहाँ पे दे रखा है कि जो कॉइल्स हैं उनके ढेर सारे टर्न होने चाहिए, जिससे कि अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि कॉइल शुड हैव 100 टर्न्स। 100 टर्न्स इसीलिए दे रखा है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके।
अब ये जो कॉइल 1 है, इस कॉइल 1 को मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। तो अब ये जो बैटरी है, ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देगी, और इसमें ना अगर बैटरी मैंने कर दिया तो इस कॉइल 1 में कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहां पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर कॉइल 1 से करंट फ्लो करेगा, तो जब भी तुम्हें पता है कभी भी करंट फ्लो करता है किसी सर्किट वगैरह में, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी इसी चीज को हम यूज करके बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है कॉइल 2 में। तो गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रखा है, ये मुझे बताएगा कि कॉइल 2 में अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वहां पे मैं उसको डिटेक्ट कर सकूं गैल्वेनोमीटर के यूज करके। तो इस वजह से करंट डिटेक्ट करने के लिए कॉइल 2 को मैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दूंगा। अब जब कॉइल 1 में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, तो जो हम नोटिस करेंगे, जैसे ही मैंने ना यहाँ पे बैटरी लगाई और सर्किट को क्लोज कर दिया, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, एज सुन एज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन कॉइल 1, जैसे ही कॉइल 1 में करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि कॉइल 2 में जो गैल्वेनोमीटर है वो ना डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब डिफ्लेक्शन दिखाने का ये मतलब है कि कॉइल 2 में ना अचानक से कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ था, तभी तो वो कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है। अच्छा, अब ये ना जिस टाइम पे करंट फ्लो करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे डिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब कि कुछ मिली सेकेंड के बाद ही वापस ये डिफ्लेक्शन दिखा बंद कर देता है, और ये जीरो मार्क पे ही आ जाता है। तो ये वापस से इधर जीरो मार्क ही तुम्हें दिखाएगा। जैसे हमने करंट ऑन किया था, मान लो कुछ रीडिंग इधर दिखा रहा था, वापस से कुछ सेकंड बाद ये वापस से जीरो रीडिंग दिखाने लगेगा कि करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि मैंने एक बार में फिर से, तुम लोग जो अभी तक अटेंटिवली अगर नहीं सुन रहे थे, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें काफी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से। अभी तक हमने क्या किया है कि मैंने दो कॉइल्स लिए हैं, एक तो मैंने लिया था कॉइल 1 और दूसरा मैंने लिया कॉइल 2। अब मैंने क्या किया है कि ये जो कॉइल 1 है इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पे तुम्हें बैटरी दिख रही होगी। ठीक है, कॉइल 2 में देखो कोई बैटरी नहीं है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही मैं ये जो तुम्हारी बैटरी है इसको ऑन करता हूं, और सर्किट जो पहला कॉइल 1 है इसमें जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, जैसे ही करंट फ्लो करेगा कॉइल 1 में, तुरंत कॉइल 2 में जो गैल्वेनोमीटर है वो कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन कुछ ही मिली सेकेंड्स बाद
कुछ मिली सेकेंड के बाद क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वापस से 0 रीडिंग दिखाता है, मतलब कि करंट फ्लो ना बंद हो चुका है। ठीक, ये अभी तक हमने डिस्कस किया है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या इसके पीछे लॉजिक है कि कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए करंट फ्लो किया और फिर रुक गया। तो सबसे पहली स्टार्टिंग की बात, करंट कॉइल 2 में इंड्यूस हो ही क्यों रहा है। अचानक से मैंने तो यहाँ पे कॉइल 1 में बैटरी लगा रखी है ना, दिख रही होगी तुम्हें बैटरी कॉइल 1 में लगी हुई है। अब ये कॉइल 1 में बैटरी लगी है, लेकिन कॉइल 2 में करंट तुम्हारा फ्लो करने लगा था, ठीक है ना, करंट फ्लो करने लगा था, तभी तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। इस डायरेक्शन देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग दिखा रहा है, मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो इसका यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे ही कॉइल 1 में हम करंट पास कराते हैं तो कॉइल 1 के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें समझना चाहिए, एक तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है कॉइल 1 के अबाउट। अब जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूं तो स्टार्टिंग में तो जब तुम्हारा कॉइल 1 में नहीं था कोई करंट, जिस टाइम पे कॉइल 1 में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड थी 0। और जैसे ही मैंने कॉइल 1 में करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ तुम्हारी इंड्यूस हो गई, मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी आ गई 5 यूनिट जो भी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू है, पहले नहीं थी। तो इससे मैं क्या देख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज हो रही है। तो ये हम पिछले थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है किसी कॉइल के अराउंड तो उसमें करंट फ्लो करने लग जाता है। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब भी किसी चीज के अराउंड, मतलब कोई कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग जाती है तो उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं ना यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराता रहूं, ये बैटरी लगा रखी है और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता रहे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड ना कांस्टेंट हो जाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में चेंज हुई थी 0 से 5 पहुंची थी, अब कुछ मिली सेकेंड्स के बाद तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ना सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं कॉइल 1 से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रह रही है तो करंट फ्लो करना ना बंद हो जाता है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था हमने कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जब भी कुछ चेंज होता है उसी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वैसे ये चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे मोटर वाले पार्ट पे। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग ये सब जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पढ़ा, ठीक है ना, 2 चीजें अभी हमने पढ़ी हैं इंपॉर्टेंट। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है कि करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड
की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास और करंट भी है मेरे पास, ठीक, तो इनके बीच में ना एक फोर्स एक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड ना एक फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों ही मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ धक्का देती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, फोर्स लगाती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको यूज करके हम दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस बनाते हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम करंट जनरेट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये जनरेटर इससे हम चलाएंगे। नेक्स्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है मेरे पास और एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी है मेरे पास, दोनों चीजें, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं कि कुछ कुछ मोशन करा सकता हूं। मतलब कि अगर मेरे को जैसे मोटर होता है ना, मोटर में मैं कुछ चीजें मैं मूव करता हूं, कुछ मुझे काम होता है, तो ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों का होना जरूरी है। ऊपर वाले में जनरेटर, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो पॉइंट बीइंग अभी के लिए ये दो चीज याद रखो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और कुछ में अगर मोशन करा दूं, याद होगा तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में रिलेटिव मोशन होना चाहिए कॉइल में और मैग्नेट में, तो उससे मैं करंट इंड्यूस कर सकता हूं। और अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है एक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे। ये दोनों चीजें यूज करके मोटर जनरेटर वगैरह पढ़ेंगे। तो इसमें एप्लीकेशंस हैं, दो मेन एप्लीकेशंस, एक तो मोटर और दूसरा जनरेटर। अच्छा, ये पढ़ने से पहले तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया रहना चाहिए कि इस साल डिलीट क्या क्या हुआ है तुम्हारे सिलेबस में। तो जो चीज डिलीट हुई है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, कोई पॉइंट नहीं है, टाइम भी हमारे पास बहुत कम है, समय सिलेबस कंप्लीट करना है। तो एक तो डायरेक्ट करंट तुम्हारा हटवा रखा है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वो हटवा रखा है इस साल, जनरेटर तुम्हें इस साल एग्जाम में नहीं आ रहा, तुम्हारे मोटर आ रहा है। तो मोटर इंक्लूड है सिलेबस में, जनरेटर डिलीटेड है सिलेबस से। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये भी डिलीटेड है। तो चलो जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोटर एंड जनरेटर। तो जनरेटर पता ही है तुम लोग को कि अक्सर लोगों के घरों में भी जनरेटर होता है, लाइट चली जाती है तो जनरेटर लोग जलाते हैं। तो जनरेटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ये जनरेटर का काम होता है। तो ऐसे ही कहीं से भी आसमान से तो टपकती नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या करेंगे, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं इसको, जनरेटर को, और मैकेनिकल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो जनरेट करता है। ठीक है, मोटर के केस में उल्टा काम रहता है। मोटर के केस में मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मोटर उसको किस चीज में चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कुछ काम वाम करवा लेते हैं। ठीक, तो मोटर और जनरेटर में ये तुम्हारा रहता है, तुम्हें याद रहना चाहिए कि जनरेटर में पहले मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करते हैं, उसको देते हैं, उससे जनरेटर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और मोटर में मैं कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करता हूं मोटर को, और वो मैकेनिकल एनर्जी कुछ जनरेट करता है। तो यहां पे वही एक्सप्लेन कर रखा है, मोटर एंड जनरेटर फ्लो चार्ट। तो यहां पे देखो, मोटर को मैं क्या दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मोटर को जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मोटर उसको चेंज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब कुछ काम हम करा सकते हैं उससे। जनरेटर में मैं मैकेनिकल एनर्जी देता हूं, और जनरेटर उसको क्या बना देता है, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे मोटर। तो यहाँ पे तुम्हारा ये डीसी मोटर है, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डीसी मोटर क्या है वो सब, अभी के लिए बस समझ लो कि तुम्हारा मोटर है, सफिशिएंट है, तुम्हें उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी को टू रोटेट a rod acting as axle। ठीक है, अब यहां पे ये वाला डायग्राम अगर मैं देखूं, थोड़ा सा मैं इसको एक बार ये ठीक से कर देता हूं। हाँ देखो, एक यहां पे ना तुम्हारा पीछे आर्मेचर है बड़ा सा, इधर देखो मैंने ना एक यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, तो तुम्हें समझना चाहिए अगर बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पे करंट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे पहले से बंदोबस्त है मोटर में, क्योंकि बैटरी लगा रखी है, मैंने दिख रहा है यहाँ पे, एरो डाल के भी मैं दिखा देता हूँ एक बार को। इसके आगे नेक्स्ट ये भी देखो, यहाँ पे तुम्हें एक एन लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये तुम्हें समझ आनी चाहिए बात कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऐसे करके जा रही है, ब्लैक कलर की मैंने मोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि ये जो मोटर है इसमें एक तो पहले से मैं इसको करंट दे रहा हूं नीचे, क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो करंट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी, देखो दो बड़े बड़े मैग्नेट्स तुम्हारे रखे हुए हैं, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल तुम्हें दिख रहा होगा और एक तुम्हें साउथ पोल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाई दे रहे होंगे, और मैंने एक ब्लैक कलर की मोटी सी मैग्नेटिक फील्ड भी बना रखी है। तो मोटर का पर्पस क्या है, कोई भी चीज को ना अगर तुम्हें मान लो रोटेट करना है, जैसे कि पंखे के तुम्हें रोटेट करने हैं, तो मोटर वहां पे यूज होता है। कोई भी काम मैकेनिकल वर्क कराना हो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, क्योंकि यहाँ पे बैटरी दिख रही है तुम्हें लगा रखी है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मैकेनिकल वर्क कराना है तो मोटर यूज होता है। एक बार फिर से मैं लिख दूं, अगर तुम में से कोई अभी तक अटेंटिवली नहीं सुन रहे थे, अगर इलेक्ट्रिसिटी मैं दे रहा हूं और उससे मुझे कुछ मैकेनिकल वर्क कराना होता है तो इस काम के लिए मोटर यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल वर्क। तो यहां पे ना तुम्हें पीछे एक एक्सल दिख रहा होगा, मैंने इसको ब्लैक कलर से मार्क कर रखा था, ये तुम्हारा ये एक्सल है पीछे। ये जो एक्सल होता है ना गोल 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 ऐसे करके रोटेट करता है, घूमता है। जब ये घूमता है तो इससे हम कुछ मैकेनिकल काम कराते हैं, जैसे हमें कुछ रोटेट वगैरह कराना हो, फैन के ब्लेड्स वगैरह या और कुछ भी, तो इस तरह का काम हम करा सकते हैं। अब इसकी वर्किंग वगैरह कैसे रहती है ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। डिजाइन ऑफ डीसी मोटर,
तो सबसे पहले तुम्हें एक ये आर्मेचर रहता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा आर्मेचर है। अब तुम्हारे जो फ्री एंड्स ऑफ द कॉइल हैं उनको मैं कॉम्यूटेटर्स के साथ ज्वाइन कर देता हूं। यहाँ पे ना कॉम्यूटेटर वर्ड तुम्हें लिखा दिखाई दे रहा होगा, C1 और C2। और यहाँ पे देखो क्या है मेरा फ्री एंड्स ऑफ द कॉइल। ये फ्री एंड्स ऑफ द कॉइल हैं, इनको मैं कॉम्यूटेटर के साथ अटैच करता हूं और करंट जो होता है फिर ऐसे करके फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट एक बार मैं दिखा देता हूं कैसे फ्लो करेगा। करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके ऊपर यहाँ पे चढ़ेगा, फिर A से B जाएगा, B से C, C से D, और फिर वापस इधर ऐसे करके आएगा, यहाँ पे नीचे उतरेगा, ऐसे करके ये जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। अब तुम बोलोगे करंट फ्लो करने का क्या पर्पज है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब रहता है कि मेरे को ना लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। मुझे पता लगाना है कि ये जो एक्सेल है, ग्रीन कलर का तुम्हें जो एक्सेल दिखाई दे रहा है बीच में ABCD, इसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो क्या डायरेक्शन है। वो पता लगाने के लिए मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा। तो उसके लिए तुम्हारे ये मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की डायरेक्शन जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको पता लगाने के लिए करंट की मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रखी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब भी कोई एक्सेल रोटेट करता है, तो ये एक्सेल जो तुम्हारा बीच में लगा हुआ है, ये कॉइल और कॉम्यूटेटर्स को भी रोटेट करता है। तो ये तुम्हारे देखो कॉम्यूटेटर्स हैं, C और C1 और C2 तुम्हारे, C1 लेफ्ट में, C2 राइट में। तो जब भी ये एक्सेल रोटेट करेगा तो इसको ये C1 C2 को भी अपनी पोजीशन से रोटेट कर देता है। मतलब कि यहाँ पे C2 और C1 आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं जंप कर गया एक बार, खैर एनीवे अभी के लिए C1 C2 को अभी यहाँ पे रहने दो। तो होता क्या है कि जब भी एक्सेल ये रोटेट करेगा, बीच वाला तुम्हें दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, ये रोटेट करता है, तो इससे कॉइल्स और कॉम्यूटेटर भी पूरे के पूरे रोटेट होते हैं। फिर ये तुम्हें कार्बन के ब्रशेस B1 B2 दिख रहे होंगे, कार्बन के ब्रशेस यहाँ पे हैं, B1 और B2, ये कार्बन के ब्रशेस हैं। तो इन B1 B2 वाले जो ब्रशेस हैं, इनके साथ ये प्रेस होते हैं कॉम्यूटेटर से। ये थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आएगा ये कैसे वर्किंग इसकी हो रही है। एक बार हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें बात समझ आना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखो, जो B2 होता है वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। यहाँ पे देखो बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल है। तो B2
हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब होता क्या है कि करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा मतलब कि अगर मैं ऐसे देखो करंट को फ्लो करना स्टार्ट करूं ए से बी तक, ठीक है ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट का, यहां से ऐसे करंट निकलेगा बैटरी से ऐसे, फिर करंट ऐसे जाएगा आगे बढ़ेगा, ऐसे करंट जाएगा। तो अगर मैं अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करूं, कौन सा मैं रूल यूज करूंगा अभी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब यहां पे हम देखो क्या कर रहे हैं, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो नॉर्थ से साउथ है। तो मेरी जो ये 4 फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो भी, ये तुम्हारी नॉर्थ टू साउथ देखो डायरेक्शन दिखा। अब ये जो सेकेंड फिंगर होती है करंट दिखाती है। तो करंट देखो ए से बी जा रहा है, ठीक है। मैं अगर अपने तुम लोग को दिख रहा होगा ए से बी जा रहा है, तो ऐसे यहाँ पे करंट फ्लो करा रहा हूं ए से बी। नॉर्थ से साउथ जा रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे मोशन का जो डायरेक्शन है वो थंब देता है, थंब नीचे दिखा रहा है। मतलब कि ये जो एक्सेल है इसमें एसी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेल तुम्हारा कुछ मान लो ऐसे था एक्सेल, ये एक्सेल था पहले, नॉर्मल ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा ए बी वाला आर्म है ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे ए बी नीचे आ जाएगा। उसी तरह से अब अगर सी से बी तक करंट, सॉरी सी से डी तक करंट फ्लो कर रहा है, सी टू डी, इसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, मैग्नेटिक करंट देखो ऐसे आ रहा है, तो सीडी का जो डायरेक्शन है वो ना ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब मोशन जो है सीडी का वो ऊपर आ जाएगा। तो ये वही चीज बता रहा है एक तरह से। अगर देखो ए बी वाला जो तुम्हारा आर्म है, पहले देखो अगर ऐसे था, ए बी नीचे आ गया तो सीडी नेचुरली ऊपर जाना चाहिए ना, ए बी को मैं नीचे ले आया और सीडी मेरा ऊपर आ गया। तो यही चीज बताया कि ऐसे तुम्हारा वो पलट गया। मान लो ऐसे था, ए से बी ऐसे हो गया, ए बी नीचे सीडी ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारे जो आर्मेचर है उसका हाफ रोटेशन हुआ। दिस कॉजेज हाफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। तो अब आधी रोटेशन के बाद क्या होता है कि सीडी तुम्हारा दूसरी साइड आ जाएगा। तो यहां पे देखो ये बिफोर रोटेशन था, आफ्टर रोटेशन क्या हुआ, ये आ गया। तो इसमें देखो अंतर है क्या, इसमें अंतर ये है कि ए बी वाला जो था तुम्हारा स्टार्टिंग में इधर था, फाइनली ए बी इस साइड आ गया, सीडी पहले यहां पे था, रोटेशन के बाद सीडी इधर आ गया। तो हाफ रोटेशन के बाद ये चेंज आया है। बाकी इसके अलावा एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्यूटेटर्स की भी पोजीशन चेंज हो गई। कॉम्यूटेटर्स पहले देखो C1 C2 अलग अलग पोजीशन पे थे, C2 इस साइड और C1 इस साइड रोटेशन के पहले, रोटेशन के बाद C2 उल्टी साइड चला गया कॉम्यूटेटर और C1 दूसरी साइड आ गया। तो कॉम्यूटेटर्स भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं।
अब रोटेशन जब हाफ रोटेशन हो जाती है, इसके बाद करंट का जो फ्लो होता है वो अब कैसे जाएगा, DCBA, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव तो बैटरी का टर्मिनल है ही, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाके अब D से C, C से B, फिर B से A। ठीक है, इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा। अब ये जो कम्यूटेटर होता है, ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट का ना चेंज करता है हाफ रोटेशन के बाद।